दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जिस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। और इस जांच के ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं, जिसमें सीबीआई इस बात की जांच करेगी कि क्या इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन में नियमों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और क्या इसमें कोई घोटाला भी हुआ था। इस मामले में दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 12 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई तरह के खुलासे किए गए थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप है कि उनके इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर जब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, तब इस दौरान इस बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे किए ही ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी आरोप है कि सरकारी बंगले के लिए नए भवन का निर्माण करते समय नियमों का उल्लंघन हुआ है और इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन के दौरान कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं, जो एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। आरोप है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच जब हमारे देश में लाखों लोग कोविड से मर रहे थे, उस दौरान इस सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए और इनमें लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दे लगाने पर खर्च हुए हैं। यानी पर्दे ही अकेले 1 करोड़ रुपए के हैं, जिनमें कुछ पर्दे 8 लाख रुपए के थे और कुछ पर्दे 6 लाख रुपए के थे। और इस पूरे बंगले में कुल 23 पर्दे इस तरह के लगाए गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यह सवाल है, आप सब भी आम लोग होंगे, ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं सब आम लोग हैं। क्या आपके घरों में 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का कोई पर्दा लगता है? क्या आपके घर में जब पर्दा लगता है वो कितने का है? और जब अरविंद केजरीवाल आपसे ये वादा करते थे कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे, तब क्या उन्होंने आपको ये बताया था कि जब वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, जब वो बड़े आदमी बन जाएंगे, तो वो भी करोड़ों के पर्दे अपने बंगले में लगवाएंगे? ये तो पर्दों की बात है। इसके अलावा इस बंगले में जो मार्बल लगाया गया है वो वियतनाम से खास तौर पर मंगाया गया था और इस पूरे बंगले में स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर ही कुल 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी जो फर्श है, सिर्फ फर्श पर अकेले 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और यह सारा खर्च उस मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर खर्च हुआ है जो कट्टर ईमानदारी की राजनीति करने की बड़ी बड़ी बातें एक जमाने में किया करते थे। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसे घायल अवस्था में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया और यह बच्ची उज्जैन की सड़कों पर, उज्जैन की गलियों में लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाते हुए रोते रोते मदद मांगती रही घंटों तक, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। लोगों ने या तो दरवाजा नहीं खोला भी तो इसे देखकर आगे बढ़ने के लिए कह दिया। एक सीसीटीवी वीडियो अब आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने मदद के लिए कई घरों का दरवाजा खटखटाया और इस दौरान जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे, उनसे भी इस बच्ची ने रोते रोते मदद मांगी, मदद की भीख मांगी। 12 साल की इस बच्ची ने। लेकिन ये लोग इतने भी संवेदनशील नहीं थे कि ये इस बच्ची के आंसू पोंछकर उससे ये भी पूछ पाते कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है, और या इंसानियत के तौर पर पुलिस को बुलाकर कम से कम उसकी मदद ही कर देते। इंसानियत के तौर पर एक एम्बुलेंस को बुलाकर पास के अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करा देते, इसका इलाज करा देते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। और ये सारे घर जानते हैं कौन से हैं? ये वो घर हैं जिनमें त्योहारों के दौरान आसपास के पड़ोस की कन्याओं को बुलाया जाता है, उनके चरण छुए जाते हैं, कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ये कहकर कि इससे उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके घर में तरक्की आएगी, उनके घर में समृद्धि आएगी। ये बच्ची अर्धनग्न अवस्था में घंटों तक मदद के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में भटकती रही, जिससे आज यह साबित हो गया कि असल में यह बच्ची नहीं बल्कि हमारा समाज अर्धनग्न अवस्था में है। इस घटना के दौरान एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने इस बच्ची से बात भी की और वो समझ चुका था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब यह बच्ची उसके घर से आगे निकल गई तो उसने दोबारा से इसके बारे में जानने की कोई कोशिश तक नहीं की और वो ये कहते हुए अपने घर से बाहर निकल गया
कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है और काम का बहाना लगाकर यह व्यक्ति आगे चला गया, इस बच्ची की मदद नहीं की। आप भी इस व्यक्ति को आज सुनिए जिसने इस बच्ची के लिए अपने घर का दरवाजा तो खोला लेकिन उसकी मदद नहीं की, क्योंकि इस आदमी को कोई बहुत जरूरी काम था। उज्जैन में जिस 12 साल की बच्ची के साथ यह घटना हुई, वो कई घरों का दरवाजा खटखटाकर जब अपनी हार मान चुकी थी, तब उसकी मदद वहां पर स्थित एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति ने की। तो देखिए, नायक तो आया और आ गया नायक, और उसने इस बच्ची की मदद की। हमारे देश में कुछ लोग सनातन धर्म की आलोचना जरूर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, लेकिन आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब इस बच्ची को अर्धनग्न अवस्था में देखकर भी हमारा समाज संवेदनशील नहीं हुआ, तब एक गुरुकुल आश्रम में रहने वाले लड़के ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर पुलिस को बुलाकर इस बच्ची की जान बचाई। आज इस नायक से आपको जरूर मिलना चाहिए। जैसे मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पांव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था, जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता, स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। अक्सर चुनाव में नेता अपना टिकट कटने से नाराज हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां बीजेपी के कुछ नेता विधानसभा चुनाव की टिकट मिलने से ही नाराज बताए जा रहे हैं। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार कुछ नया और कुछ उल्टा होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जबकि ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है। कल जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इस पर बिना कुछ बोले ही चले गए, लेकिन आज जब इस पर विवाद बढ़ा तो नरेंद्र सिंह तोमर को सफाई देते हुए यह कहना पड़ा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने से पहले ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, इस बार आपको पार्टी को मध्य प्रदेश में जाकर मजबूत करना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक कुल मिलाकर 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें 7 वरिष्ठ सांसदों को टिकट दिया गया है। और ये सभी वरिष्ठ सांसद हैं जो कई वर्ष पहले ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं, यानी बड़ी वाली राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। विधानसभा से शिफ्ट होकर ये लोकसभा की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये विधानसभा के बारे में नहीं सोचते, ये लोकसभा के बारे में और संसद के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब वापस इन्हें विधानसभा भेजा जा रहा है। इन 7 सांसदों में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है, और ये तीनों ही बीजेपी के बड़े वरिष्ठ सांसद हैं। इनमें 64 वर्ष के फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार सांसद रह चुके हैं, 66 वर्ष के नरेंद्र सिंह तोमर 3 बार सांसद रह चुके हैं, 63 वर्ष के प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को भी सांसद रहते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनावों का टिकट दिया है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया है और कहा है कि आप जाकर चुनाव लड़िए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात की कोई जानकारी थी ही नहीं कि पार्टी इन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव का टिकट देने वाली है। और दूसरी खबर यह है कि बीजेपी ने ये चुनाव मध्य प्रदेश से नहीं, बल्कि बीजेपी ये चुनाव दिल्ली से लड़ेगी, और इन चुनावों में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में उतरेगी, और यह एक बहुत बड़ी बात है। 64 वर्ष के शिवराज सिंह चौहान पिछले 16.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब उस चेहरे पर भरोसा नहीं कर पा रही है। इसी साल 15 जुलाई को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का प्रभारी बनाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय
मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव समिति का इंचार्ज और को इंचार्ज नियुक्त किया, जिससे यह समझ में आ सकता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार दिल्ली में बैठकर लड़ने वाली है। सारी रणनीति दिल्ली में बनेगी, भोपाल में नहीं बनेगी। और शिवराज सिंह चौहान का रोल इन चुनावों में अब ऐसा लगता है कि बहुत सीमित रह जाएगा। इसकी पहली वजह तो यह हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों में अब एक थकान सी होने लगी है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव का भी खतरा बीजेपी को लग रहा है। लोग अब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखकर थक गए हैं और बीजेपी का यह मानना है कि लोगों को बदलाव चाहिए, उन्हें एक नया नेता चाहिए। अब थकान सी हो रही है और शायद इस चेहरे को सामने रखकर बीजेपी ये चुनाव न जीत पाए। वर्ष 2018 में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब पार्टी कांग्रेस से हार गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 114, बीजेपी को 109 सीट मिली थी और सीटों के लिहाज से यह अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन तब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव चलते हुए मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना का विस्तार कर दिया था, जिसके तहत अब 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक मदद, यानी हर महिला को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। और जो महिलाएं अविवाहित हैं उन्हें भी शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में शामिल कर लिया था ताकि महिलाओं की सारी वोट उन्हें मिल जाए। ये योजना शिवराज सिंह चौहान का आखिरी दांव था इस गेम में बने रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब भी उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी लहर का खतरा है। अब हम आपको इस्कॉन संस्था से जुड़ी उस खबर के बारे में बताएंगे जिस पर बहुत विवाद हो रहा है। इस्कॉन के करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इस्कॉन का समर्थन करते हैं और यह खबर उन्हें बहुत विचलित भी कर सकती है, क्योंकि इस विवाद की वजह है बीजेपी की सांसद मेनका गांधी का इस्कॉन और गौ हत्या के बारे में एक नया बयान। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेच रहा है और यह संस्था लोगों की भावनाओं के साथ धोखा कर रही है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है। पहले आप मेनका गांधी का यह बयान सुनिए। यह आरोप बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है कि इस्कॉन गायों को कसाईयों को बेच रहा है। मेनका गांधी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, इस समय लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और वो 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन वो इंटरव्यू में इस्कॉन पर इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं और कहती हैं कि इस संस्था के द्वारा कसाईयों को गौशाला की गायें बेची जा रही हैं। इस्कॉन जो संस्था है इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं और इसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ष 1966 में हुई थी। इस संस्था ने भी मेनका गांधी के इन आरोपों पर जवाब दिया है और कहा है कि मेनका गांधी के सारे आरोप गलत हैं और बेबुनियाद हैं।